आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज गीतकार, संगीतकार और फिल्म निर्देशक राज आशु से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। दोस्तों, आज के मेहमान में हमारे मेहमान हैं राज आशु, जो कि फिल्म निर्देशक, संगीत निर्देशक और खुद गायक भी हैं। बहुत कम उम्र में वो मकाम इन्होंने हासिल किया है और जाहिर है कि इनकी ये यात्रा बहुत रोचक है। बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और बड़े अच्छे मोड़ पर हमने बातचीत पिछले एपिसोड की ख़त्म की थी और उसके आगे की बातचीत सुनते हैं आज के एपिसोड में। जी हाँ, आज के मेहमान हैं हमारे राज आशु। चलिए, अब यात्रा हमारी आगे बढ़ चुकी है तो अब उस पड़ाव पर आते हैं जब आप सीपी से आपका विवाह बड़े आसानी से आपने बताया हो गया, कहीं से विरोध नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा? नहीं, ऐसा विरोध बिल्कुल भी नहीं, घर वालों से विरोध तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बचपन से साथ में थे तो लोग ये मान चुके थे कि शादी तो यही होगी। फिर उसके बाद ये आ गई आपके साथ मुंबई, ये भी? जी जी जी, ये मुंबई मुझसे मतलब मैं आया था, उसके बाद सीपी आई। सीपी ने यहाँ जॉब भी किया है, तो एमबीए किया था उसने जी। उसके बाद यहाँ पे जॉब किया कुछ दिन, तो वो यहाँ पे आ गई। फिर म्यूज़िक में आई, म्यूज़िक में हम लोग साथ में काम करने लगे। फिर काफ़ी सीपी ने गाने भी लिखे जी। और रिसेंटली उसका गाया हुआ गाना भी बहुत हिट हुआ, 2-3 गाने आए उसके, तीनों हिट हैं। और उसने एक भजन लिखा था अभी, जया किशोरी और जुबिन नौटियाल का गाना, जो बहुत ट्रेंड किया। और फिल्में तो लिखी रही है, तो हम लोग साथ में आपस में कहते हैं ना, हम सलाह भी कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, ये खराब लग रहा नहीं लग रहा, अच्छा चल रहा नहीं। तो वो एक घर में ही आपको एक आईना मिल जाता है जी। क्या तो ये सब अच्छी बात है कि हाँ नहीं अच्छा है, किसी से समझने की जरूरत नहीं है जी। राय आपको घर पे ही मिल जाती है और वो भी ईमानदारी से अगर मिले तो क्या बात। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राज आशु जी, बात तो चलती रहेगी, यहाँ पर एक गीत सुन लें। कौन सा गीत आप के बहुत जी? मेरा एक अभी गाना आया था, रोमियो अकबर वॉल्टर फिल्म आई थी जॉन अब्राहम की, रॉ, उसका गाना है जी लैंड दे, जिसको आतिफ असलम ने भी गाया था और मोहित चौहान ने भी गाया था। लकीरां विच तेरा नाम लिख लैण दे, है तेरा नाम लिख लैण दे।
रब ते तेरे खुशियां होण दुआ मंग लैण दे हुण जिंदड़ी जिन्नी हो मेरी तेरा नाम ले लैण दे तेरा नाम ले लैण दे तेरे इश्क दी चार दीवारी विच मैनू जी लैण दे मैनू जी लैण दे अखां दे तेरे पैमाने नू मैनू पी लैण दे मैनू पी लैण दे रस मारे बाजान छोड़ के आजा मेरे मन रुक मोड़ के आजा आजा रे आजा सब छोड़ के आजा तेरी रूह तो निकलियां गल्लां नू मैनू सुन लैण दे मैनू सुन लैण दे तो चलिए हम बात कर रहे थे वो 3 दिन की जी। तो संजय मिश्रा जी से जब आपने उनको सुना दिया सब कुछ तो फिर तय हो गया फिर जी शूटिंग के समय जी मेरे साथ एक बड़ा मतलब इस फिल्म की भी एक अलग कहानी है। क्या जी। हुआ मुझे पता नहीं था कि मैं कभी किसी अवार्ड में नॉमिनेट होऊंगा। म्यूजिक का बड़ा अवार्ड था, नॉमिनेशन आया और मिल गया अवार्ड। अब जब तब तक मेरी फिल्म फाइनल हो चुकी थी 2019 में। किस फिल्म के लिए या किसके लिए ये आपको फिल्म मिला? थी हमें तुमसे प्यार कितना और यही गाना था मैंने रिक्रिएट किया था। अच्छा तो मुझे अवार्ड मिला है और उसके पहले मैं 4 दिन पहले हमने फाइनल किया था कि हम फिल्म पे जा रहे हैं, साइन इन हो गया था, सब जी। कुछ हो गया था। तो अब क्या हुआ कि सब कह रहे थे यार ये अजीब पागल लड़का है, अभी जी। तो उसकी म्यूजिक की जर्नी चमकी है, सब पूरी जी। दुनिया बुला रही है इसको और ये डायरेक्शन में चला गया। हाँ। तो जब मैं गया तो मुझे लगा था कि यार मैं डायरेक्शन में जा तो रहा हूँ, मन में था भी कि मेरा मन भी है और एक तरफ डर भी लग रहा था कि अभी तो म्यूजिक का काम बहुत अच्छा आ रहा है, सब लोग बुला रहे हैं और इस समय मैं नहीं रहूंगा। यहाँ एक पहचान मिल रही है और जी हाँ जी हाँ जी। जी हाँ। फिर ये हुआ कि नहीं फिल्म करते हैं और फिल्म शुरू की हमने। 15 मार्च से फिल्म शूट थी और 4 दिन शूट हुई और फिर वो सब लोग कहने लगे कोई ऐसी बीमारी आ रही है जिससे पूरा देश बंद हो जाएगा, ये हो जी। जाएगा, वो रूमर्स उड़ना शुरू हुए और बात होती थी हमसे। और मैं संजय जी को बोलने लगा कि सर मेरे को ऐसे कॉल्स आ रहे हैं और एसोसिएशन से भी एक मेल आया है कि आप शूटिंग जल्द से जल्द बंद कर दीजिए ये वो। तो संजय जी कहते थे यार अपन गांव में है, कौन देखने वाला है यहाँ पे। एक चुनार एक गांव है वहाँ पे बिरजापुर के पास, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे। तो बोले कौन आएगा यहाँ पे यार। मैं कहा लेकिन फिर भी सर ऐसा कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ होगा। और अच्छा दिन में हमारी ये बात होती थी, शाम को संजय जी जाते थे बनारस में रुके होते घाट पे वो, और वहाँ पे बनारस तो बनारस है, बनारस के लोग अरे बाबा की नगरी यहाँ कोई कोरोना नहीं आएगा तो वो चार्ज होकर आ जाते थे दूसरे दिन तो वो कहते थे नहीं राज कुछ टेंशन नहीं है। अच्छा फिर मेरे को यहाँ से एक्टर बाकी एक्टर जो नहीं आए थे आने वाले थे वो कहते थे नहीं भाई अभी फ्लाइट बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहा सब लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर 20 तारीख को मुझे एक मेल आया कि आप लोग जल्द से जल्द आप घर पहुँच जाइए जो भी शूटिंग कर रहे हो, क्योंकि कुछ बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने उनको बोला तो हमने डिसाइड किया कि अब वहाँ से हम आ तो गए और कोविड का टाइम आया, कोविड बंद होना शुरू हुआ, 8 दिन हुआ फिर 15 दिन हुआ। अब मुझे ये लगने लगा कि यार मेरी फिल्म भी नहीं बनी, सबको पता भी चल गया कि मैं डायरेक्शन में चला गया म्यूज़िक से मूव ऑन करके, और ये फिल्म भी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी तो अदर में फंस गए हम लोग। फिर फाइनली जब पहला कोविड के बाद रिलैक्स हुआ तो हमने प्लान किया चलो शूट करके आते हैं। तो वो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद फिर क्या करें समझ में नहीं आ रहा। फिर सेकंड टाइम में शूट किया और सेकंड टाइम जब हम शूट करने गए, जो पहले की 5 दिन की शूटिंग की दुनिया थी और सेकंड टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब मुंबई से आए मतलब तो कोविड लेके आए होंगे गाँव वालों का, ये तक परमिशन अच्छा। कैसे मिल रही है इनको। और मेरी फिल्म थी एक रिक्शे वाले की कहानी, यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है, पूरी ट्रेवलिंग। मतलब ऐसा भी नहीं थी कि घर में बैठा के आप शूट कर सकते हो, कोई सेट लगा कर नहीं कर सकते, सड़क पर घूमने का था जी। तो अब अच्छा, लेकिन पहली बार में क्या होता था भीड़ लगती है। सेकंड टाइम में ये था कि भीड़ नहीं लगती थी, लोग डरते थे कि अरे मुंबई की टीम आई है। एक रूमर उड़ा हुआ था कि मुंबई दिल्ली से जो आ रहा है वो कोविड लेके आ रहा है जी, शहर से जो भी आ रहा है बड़े शहर से जी जी। तो वो एक फायदा होता था कि भीड़ नहीं लगती थी। लेकिन फिर क्या होटल्स नहीं मिल रहे थे,
होटल्स कहते थे कि जैसे हम नहीं खोलेंगे क्योंकि 2-3 कस्टमर के लिए हम होटल नहीं खोल सकते जी। हमारा पूरा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। फिर धर्मशालाएं आश्रम से लिए हमने। अच्छा। जो मिल सकते थे। तो फिर सब एक्टर्स वहाँ, राजेश शर्मा, चंदन सान्याल, संजय मिश्रा जी, सब वहाँ रुके। सबने हेल्प की, सबको समझ में आया था। और अब उतनी यूनिट नहीं ला सकते आप, तो पहले मेरे साथ जो यूनिट थी वो करीब 100 लोग की थी, इस बार 40 लोग की यूनिट गई सिर्फ। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अलाउ नहीं थे लोग। जी जी। राज आशु जी, आपकी बातें वाकई काफ़ी रोचक हैं और जो अनुभव हैं वो तो हम साझा कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन क्यों ना इस बातचीत के साथ साथ गीत भी सुन लें। कोई पुराना गीत अगर हम बात करें तो आपको कौन सा गीत याद आता है? मुझे बहुत पसंद है एक प्यार का नगमा है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी इससे अच्छे तरीके से मतलब किसी गाने ने बयां नहीं किया है ज़िंदगी को। तो पहले आप खुद बयां कर दें इसको, फिर हम सुनवाते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों सब फिर से गाता हूँ मैं, सॉरी। कोई बात नहीं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है।
ये कुछ पल का छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तो कैसे एक दुनिया चेंज हुई, कैसे कैसे फिल्म बनी, कितनी मुश्किलों में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे? तो क्या लगता है आपको, जैसे आपने कहा कि 100 लोगों की आपकी यूनिट थी और फिर आपने 40 लोगों के साथ काम किया, तो कहीं काम की जो गुणवत्ता थी उसमें समझौता करना पड़ा या वैसा ही काम हुआ? नहीं क्या जी, लगता है? वैसा ही काम हुआ, मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। अच्छा, पहले जो 10 लोग मिलके करते थे, अब वो 3 लोग कर रहे थे जी। ये हो गया कि उन पे वर्कलोड आ गया ज़्यादा, और इस तरीके से ही हुआ। लेकिन ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था, और ये समझ में आया कि ऐसे भी हम काम कर सकते हैं। जैसे मैं सबको कहता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान मेरे करीब 15 से 20 गाने रिलीज हुए, सब अच्छे चले जी, बिल्कुल। लेकिन हम किसी सिंगर से मिले भी नहीं। तो मैं घर से ट्रैक करके हम मेल करते थे, वो अपने घर से माइक से गा के भेजते थे मुझे, फिर मैं साउंड इंजीनियर वालों को भी मेल पे भेजता था, वो वहाँ से प्रोसेस करते थे, और फिर वो रिलीज हो जाता था। क्या बात तो है? हमें समझ में आया कि एक ऐसी भी दुनिया हो सकती है कि जिसमें हम एक दूसरे की शक्ल ना देखें तो भी काम हो जाएगा। मतलब हमें जरूरत नहीं कि हम स्टूडियो जाएं सच के और उसके बाद रिकॉर्डिंग हो, और फिर ये मतलब उससे परे भी काम हो सकता है। और हुआ भी जी, बिल्कुल। एक साल ऐसा चला, काम किया, पूरी फिल्म ही बना ली। जी। फिल्म कितनी चली, कैसी चली? फिल्म बहुत अच्छी चली जी। कि पहले तो हम लोग अवार्ड्स के लिए भेजा, तो हमने 3 जगह भेजा। पहले ही 2 जगह से अवार्ड मिल गया उस फिल्म को, बेस्ट फीचर लंदन में मिला, 5th मिला। तो उसके बाद फिल्म को लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया कि यार कुछ अवार्ड मिला है। जब फिल्म आई, फिल्म रिलीज हुई, तो क्रिटिकली इतने अच्छे स्टार्स आए फिल्म को कि कोई 4 स्टार दे रहा था, कोई 3.5 दे रहा था, किसी ने तो 5 भी दे डाले। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं एक दिन पहले अपनी वाइफ से ही वो बात कर रहा था कि क्या लगता है इस फिल्म को, कितने स्टार मिलेंगे। तो उन्होंने मुझसे बोला तुम्हें क्या लग रहा है? मैं, क्योंकि आप एक फिल्म को देखते देखते ना कई बार आपको लगता है यार आप अटक जाते हो आप इसको, क्योंकि आप सबसे ज्यादा हर दिन पहले कहानी में घुसे होते हो, फिर शूट कर रहे होते हो, फिर एडिट में, फिर आप पोस्ट प्रोडक्शन, तो आपका नजरिया ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी क्या है कि हम अपने उसी स्वप्न लोक में घूमते रहते हैं और लगता है बहुत अच्छा कर लिया हमने काम। तो मेरे पीछे 2-3 फिल्में थी तो उनका हैंगओवर टूटा था, तो मैं मुझे लग रहा था कि यार नहीं उनका टूटा है, मुझे भी लग रहा है कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। तो संजय जी भी थे, मैं तो सीपी ने कहा ये फिल्म को 3 स्टार तो मिनिमम मिलना चाहिए। ये फिल्म ऐसे खराब वाली फिल्म नहीं है, ये अच्छी फिल्म है, तुम कॉन्फिडेंट रहो। तो मैं कॉन्फिडेंट तो था। तो हम जब प्रमोशंस कर रहे थे, जिस दिन यहाँ पे रिलीज था फिल्म का, अच्छा कोविड ने भी एक चीज, पहले क्या होता था कि रिव्यू करने वाले लोग आते थे, हम एक स्क्रीनिंग रखते थे, वो बैठते थे। आफ्टर कोविड वो भी बंद हो गया। अब क्या होता है, हम वीमियो लिंक बनाते हैं और फिल्म भी भेज देते हैं, सब अपने अपने टाइम पे देखते हैं और अपना रिव्यू भेज देते हैं। अब ऐसा दौर आ गया। तो 3-4 दिन पहले मुझे फोन आया कि आप अपनी फिल्म भेजिए, तो डर भी, अच्छा नहीं भेजेंगे तो कुछ भी लिखेंगे फिर वो उनको पता ही नहीं है। तो ये लगा कि चलो यार भेज देते हैं, कोई चोरी तो की नहीं है, देखा जाएगा जो होगा होगा। तो है, रिलीज तो होगी। देखिए कहते हैं ना, वो विवेकानंद जी की बात याद आती है मुझे कि आप जो भी आप बड़े काम करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अगर आप सफल हो गए तो नेतृत्व करेंगे, और नहीं सफल हुआ तो दिशा देंगे। क्या बात है। तो वो थॉट मेरे अंदर था कि हाँ चलो देखा जाएगा। राही चलने लगा, राह मुड़ने लगी, ना खबर ये भी कल हो के नहीं। राही चलने लगा, राह मुड़ने लगी, ना खबर ये भी कल हो के नहीं। उलझी सी डगर, ये कदम बेसबर, चल रहे हैं बस यहीं बेवजह।
बेवजह राही चलने लगा, राह मुड़ने लगी, मंजिल का कहीं कोई नाम नहीं, उलझी सी डगर ये कदम बेसबर चल रहे हैं बस यूं ही बेवजह। गहरी सी है ये तन्हाइयाँ, हो पूछे है मुझे जाना है कहाँ, किसको हो ये पता, किस रोज खो गया जो था मेरा, ऊंची नीची डगर है सफर ही सफर, चल रहे हैं बस यूं ही बेवजह। राही चलने लगा, राहें मुड़ने लगी, फर्जी ये सफर पूरा होता नहीं। तो वो फिल्म दे दी। अब हम जब सुबह सुबह जिस दिन रिलीज होनी थी उस दिन सुबह हम रायपुर से निकले, फ्लाइट थी हमारे 11 बजे की, मैं संजय मिश्रा सब लोग प्रमोशन के लिए गए थे। तो एयरपोर्ट में मुझसे पूछ रहा क्या लग रहा है आशु तेरे को, मैं कहा सर समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपने भी तो फिल्म देखी है 4 दिन पहले। बोले नहीं फिल्म तो तेरी अच्छी है यार, पकड़ती है, देख अब क्या होगा। और हम बैठे, हमारी फ्लाइट डिले हो गई, 1 बजे हो गई और इतने में रिव्यूज़ आना शुरू हो गए, ऑनलाइन डालना शुरू हो गए। वो हमें नहीं भेजते, डायरेक्ट डाल देते हैं लोग। अच्छा जी हाँ। तो मेरे को करणवीर बोरा एक एक्टर है टीवी के बहुत फेमस, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और वीडियो कॉल किया और बोला कि ब्रदर किधर है तू। मैं कहा मैं एयरपोर्ट में संजय जी के साथ हूँ। शान और वो दोनों साथ में फ्लाइट में बैठे हुए थे। बोले तेरा रिव्यू पढ़ रहे हैं फिल्म का, क्या रिव्यू आया। मैं कहा कहाँ आया। तो बोले अरे अभी तो देख INS ने तेरे को 4 स्टार दिए हैं। तो मैं बोला 4 स्टार, संजय जी के भी कान खड़े हो गए। अच्छा अच्छा क्या दिखा 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 हम देखने लगे, फिर आना शुरू हो गए और एक एक 1.5 घंटे में 3-3 4-4 स्टार आ रहे हैं। और वो फिर इस लेवल पे आने लगे कि हम लोग को हौसला बढ़ने लगा और फिल्म को बहुत पसंद किया गया। फिर बहुत अच्छे रिस्पांस आए, ये फिल्म अच्छी लग रही। मतलब मुझे सब लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि किसी म्यूजिक डायरेक्टर जिसने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया हो और उसने फर्स्ट टाइम ये फिल्म बनाई हो तो ये अच्छा एक रिव्यू था मेरे लिए। रिस्क बहुत बड़ा था ना, पैसे बहुत लगते हैं फिल्मों में। जी हाँ, पैसे बहुत लगते हैं, रिस्क भी बहुत लगता है। सबसे बड़ी बात होती है क्रेडिबिलिटी आपकी दांव पे लगती है जी, कि यार ये कहीं शौकिया कुछ पागलपन तो नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, आप एक जब म्यूजिक में नाम हो चुका था तो लोग सीरियस ले रहे थे। संजय मिश्रा जी से आपने उसमें रिक्शा चलवाया है। जी 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 जी। कोई दिक्कत नहीं हुई? जी, वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि मैंने कोई फिल्म करनी। हाँ, वहाँ पे क्या हुआ, उनको ये पता नहीं था कि रिक्शा एक तरफा भागता है तो एक सीन था उसमें कि चुनार में एक पुल है जिसमें चंदन सानियाल एक एक्टर हैं जो भी बहुत फेमस हुए हैं आश्रम से भोपा। तो उनको बैठा करके वो जाना है। हाँ, तो वो हाँ तो मेरा जी हाँ तो मेरा कैमरा लगा और मैं उनसे बोला इस ब्रिज को आपको क्रॉस करना है जी। और संजय जी पता नहीं किस मूड में थे, रिक्शा टेढ़ा जाता ही जा रहा और इतने में चंदन कूद गया। बोले मुझे मरना नहीं है इनके साथ बैठ करके, तो कूदा ही देंगे। बोले यार कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता था। ये सीन कैसे लिया है हमने, ये सीन आधा रखा, फिर दोबारा शूट किया,
फिर इस तरीके से फिर रखा, शूट किया, फिर धीरे धीरे फिर उनको मैंने बोला आप धीरे धीरे चलाओ, बोले टेढ़ा भाग रहा है। अब रिक्शा टेढ़ा भागता ही है, और 3 पहिया जो भी होता है वो बड़ा कंट्रोल में मुश्किल होता था। लेकिन वो फिर भी ऐसा शूट के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 दिन के बाद वो सीख गए थे। अच्छा। हाँ, और कहते थे यार ज्यादा मत चलवाना यार। मुझे तो बहुत आसान लगा था, लेकिन है डिफिकल्ट, मुश्किल था जी। और वो फील लेते थे। संजय मिश्रा जैसे कलाकार हैं, इन लोग क्या करते हैं कि मैंने देखा कि वैनिटीज खड़ी रहती थी, लेकिन कभी वैनिटी में गए नहीं वो। अच्छा। हाँ, वो ऐसे नीचे रेत पड़ी होती, उसमें लेट जाते थे जाके, ऐसे ही बोलते थे मैं फील ले रहा हूँ, मैं फील ले रहा हूँ नेचुरल, क्योंकि रिक्शा वाला तो ऐसे ही होगा। तो उन्होंने वो अपने आप कैरेक्टर पे उतनी मेहनत की, और वो हर दिन काम करते थे, और बड़ा बड़ा मतलब जमा के शूट होता था। वो पूछते थे तुम क्या करना चाह रहे हो, ये करना, मैं इसको ऐसा करूं, मैं सर ऐसा करेंगे तो फिर इस तरीके से, अच्छा ठीक है, मैं कहा मेरी बात इस तरीके से होगी, अच्छा ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं। तो हम बिल्कुल इन्वॉल्व होकर करते थे। वो मेरे को पहले दिन जब हमने शूट किया तो 2-3 सीन के बाद आए मेरे पास, उन्होंने एक बात बोली कि हम जब कोई फिल्म में जाते हैं, एंटर करते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारे सालों से फिल्म ही करते आ रहे हैं यार, तो 2-3 शॉट के बाद हम समझ जाते हैं कि इस फिल्म को कितना सीरियस लेना है हमें। अच्छा। हमें अपने दिन पूरे करने हैं या हमें मेहनत करनी है। तो तुम्हारे तीनों शॉट कमाल थे, अब बताओ हमें क्या करना है। तो फिर वो इन्वॉल्वमेंट लग गया, और फिर वो जेन्युइन चीज़ें लगने लगी, एफर्ट लगने लगे, फिर वो रात दिन हम मेहनत करते थे। दोस्तों, कार्यक्रम चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी, क्यों ना एक गीत यहाँ सुन लिया जाए। मैंने एक फिल्म की थी, राष्ट्रीय फिल्म की, हम चार, उसका एक गाना था मनमीत मेरे, वो मोहित चौहान ने गाया था। तो यहाँ सुनते हैं इस गीत को। हाँ। मैं जब भी देखूं आगे, ना देखूं कुछ तेरे आगे, मैं जब भी सोचूं आगे, ना सोचूं कुछ तेरे आगे, कुछ तो बात आगे बढ़ी है, जो राहों से राहें जुड़ी हैं। मनमीत मेरे, मनमीत मेरे, मनमीत मेरे, मनमीत मेरे। परेशान जितना भी मन हो, दिन भर की जो भी उलझन हो, परेशान जितना भी मन हो, दिन भर की जो भी उलझन हो, मिलते ही शाम तू जो हंस दे, फिर दूर सारी थकन हो। हंसते हंसते बीते घड़ी है, दुनिया की हमें ना पड़ी है। मनमीत मेरे, मनमीत मेरे, मनमीत मेरे, मनमीत मेरे। हर राह में पास हम हो, एक साथ अपने कदम हो, हर राह में पास हम हो,
एक साथ अपने कदम हो, जब तक चले अपनी सांसें, ये यारियां ना खत्म हो। खुशियों की ये कैसी लड़ी है यारो, यारी प्यारी बड़ी है। मन मीत मेरे, मन मीत मेरे, मन मीत मेरे, मन मीत मेरे। रात दिन हम मेहनत करते थे, जिसमें एक सीन था नहाने का रात में, और वो कोविड का टाइम चल रहा था, सेकंड टाइम गए हम जी। तो उस समय ऐसा था कि बुखार आ जाएगा तो दवाई भी नहीं ले सकते, दवाई भी पैरासीटामोल भी नहीं देगा वो जी। तो कैसे करेंगे। तो लेकिन मेरा सीन था नहाने का। आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि पहला सीन है जो पानी डालते हैं अपने ऊपर, तो ये उन्होंने बोला नहीं करेंगे ये सीन। तो मेरा ये सीन था कि श्रोताओं को पहले बता दें कि नहाने का सीन क्यों था, क्योंकि वो लेकर घूमते हैं और वो पूरी जो कहानी होती है वो वो फ्रस्ट्रेशन में वो आदमी बेचारा परेशान हो जाता है और अपने आप को ठंडा करता है। वो इतना ज्यादा वो उसको समझ में अपसेट हो चुका था कि उसको समझ में नहीं आता अपने ऊपर पानी डाल रहा है कि किस तरह मैं भूल जाऊं इस चीज को, मेरे साथ क्या हुआ, एक हादसा हुआ। तो वो फ्रस्ट्रेशन, एक रिक्शे वाला है, देखिए उसकी अप्रोच भी बहुत छोटी होगी, मतलब वो चीटेड फील कर रहा है क्योंकि रिक्शा वाला एसपी तक तो पहुंच ही नहीं जाएगा, बेचारा एक थानेदार हवलदार तक भी पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है, और हवलदार भी उसको सीरियस लेगा। और इसके प्रोमो में हमने एक लाइन रखी थी कि नाम पता क्या है उसका, तो वो कहता है रिक्शा वाला कहाँ किसी का नाम पता पूछ के बैठाता है, वो तो साहब बोलता है बैठिए साहब, चलिए साहब। तो ये भी एक था कि आप एक छोटे तबके के लोग जो होते हैं बेचारे, ये कितने इनकी सिक्योरिटी कभी नहीं होती। सही बात है। आप देखिए, आप छोटे से एक ट्रेन की टिकट का आधार कार्ड डालो, पैन कार्ड डालो, ये कार्ड डालो, लेकिन एक रिक्शा वाला जो है बेचारा, उसको पता ही नहीं कि वो किसको बैठा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, क्या कर रहा है वो। तो उसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं उस नजरिए से। तो ये था, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके पानी डालता, तो वो सीन बड़ा मुश्किल था उस दौरान। उन्होंने कहा यार मैं अगर कैसा कर लूँगा मैं तो बीमार ना पड़ जाऊँ कहीं, और बीमार पड़ गया तो दवाई भी नहीं मिलेगी मुझे इस समय, ये वो। मैं कहा नहीं सर आप टेंशन मतलब नहीं पड़ोगे, मेरे पास कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, अगर ऐसा कुछ रहा तो हम देख लेंगे। फिर उन्होंने वो शॉट किया। अच्छा। हाँ, वो रात में शॉट था, बिल्कुल 12-1 बजे शूट किया। जी। तो फिर वो किया तो बड़ा मज़ा आता था, मतलब उनके साथ वो जीते थे। इनफैक्ट वो मैंने देखा कभी सेट पे खाना नहीं खाते थे वहाँ पे। वो एक छोटी सी बस्ती थी, वहाँ पे पता नहीं किसी के घर में घुस जाते थे वो। अच्छा। और वहाँ अपना सामान मंगा के देते थे, मेरे लिए खिचड़ी बना दो, चोखा बना दो, ये बना दो, वो ऐसे ही रहते थे। तो संजय जी हैं। वो 3 दिन की बात चल रही है, आपने गाना भी गवा लिया उनसे? जी हाँ, वो गाना एक सीपी ने लिखा था, और वो जिंदगी के ऊपर गाना था कि डगमग डगमग चलत फिरत इस जीवन का पहिया। तो ये 2 लाइन सुनेंगे हम लोग? जी बिल्कुल। वो था डगमग मग डग मग डग डग मग डगमग डगमग चलत फिरत इस जीवन का पहिया, लचक भचक के अटक मटक चले जीवन का पहिया। जीवन काल में आना है, खुद जी कर पार लगाना है, रपट चटक के भटक लटक चले जीवन का पहिया, डगमग मग डग चलत फिरत इस जीवन का पहिया। डगमग मग डग मग डग डग मग डगमग मग डग चलत फिरत इस जीवन का पहिया, लचक बचक के अटक मटक चल जीवन का पहिया। जीवन
काल में आना है, खुद जी कर पार लगाना है। रपट चटक के भटक लटक चल जीवन का पहिया। डगमग मगडग चलत फिरत इस जीवन का पहिया। द्वार द्वार पर मिले कहानी, किसका जीवन बहता पानी। अवरोधों से बनी पहाड़ी, लांग गए तो जग नूरानी, लांग गए तो जग नूरानी। अंधकार की दिशा बदलने चलेगी पुरवैया। डगमग मगडग चलत फिरत इस जीवन का पहिया। लचक भटक के अटक मटक चल जीवन का पहिया। से बाएं उलट जाए पल में, छुपी हो बारिश किस बादल में। सूखे से मर जाए मछरिया, ऐसो काल बसे निर्जल में। कनक फसल सी लगे सुनहरी, भर जाए बगिया। डगमग मगडग चलत फिरत इस जीवन का पहिया। लचक बचक के अटक मटक चल जीवन का पहिया। सीधा कौन चला है सफर में, भिड़ा रहे जीवन मत सर में। हाँ डोर तान के थाम ले जो, वो ताकत केवल है ईश्वर में, है ईश्वर में। पेट भरन को चुग के दाना, उड़ जाए चिड़िया। डगमग मगडग चलत फिरत इस जीवन का पहिया। लचक बचक के अटक मटक चल जीवन का पहिया। डगमग मगडग डगमग 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 मगडग मगडग जीवन का पहिया। चलिए, बहुत देर से जिज्ञासा ये है कि रिक्रिएशन की बात हो रही है और आपने रिक्रिएशन किया है बहुत सारे गीतों का। ये क्या होता है रिक्रिएशन? देखिए, एक ये दौर आया है रिक्रिएशन का, और मैं उनमें से उन कंपोजर्स में से एक हूँ जिसके रिक्रिएशन हिट हुए हैं। अच्छा। तो ये इसे सौभाग्य भी कहिए और दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब सौभाग्य इसलिए कि उन बड़े गानों को रिक्रिएट करने का मौका मुझे मिला जो हम बरसों से सुनते आ रहे थे। और दुर्भाग्य ये गई कि उनके साथ छेड़छाड़ हुआ। दोनों चीज़ मैं मानता हूँ। और रिक्रिएशन ये होता है कि उन्हीं गानों के आधार पे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाना ले लिया। हाँ, फॉर एग्जांपल ले लिया कि अभी मैंने रिक्रिएट किया था सबकी बारातें आई जी, तो उस गाने का टैग सबकी बारातें आई लेकर के पूरा मूड चेंज करके नया बनाया। अच्छा, मतलब एक लाइन बोली, हाँ, बाकी पूरा नया, के गाने बोल नए, पूरे बोल नए, पूरी धुन नई, पूरा साउंड नया। अच्छा। और उसको रिक्रिएट किया फिर से और उसको पेश किया। तो मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि कई इंटरव्यूज में पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है। तो मैंने बोला मुझे बहुत मज़ा नहीं आता, क्योंकि क्या है, किसी ने बना दिया, उसको क्या बनाएंगे हम, बनी हो रही चीज़ है, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं इसको भी, तो एक चलन चल निकला है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कबीरदास जी के दोहे रिक्रिएट किए थे और जुबिन नौटियाल ने उसको गाया था टी सीरीज के लिए। तो जब वो गाना आया तो उस 37-38 डेज ट्रेंड किया था, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में था। जी। तो कई लोग मुझसे मिलते थे, बोलते यार आपने कबीरा बनाया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, नई जनरेशन जो लड़के हैं। तो मुझे ये देख के लगता था यार, मैं उनको बोलता था मैंने नहीं बनाया, मैंने रिक्रिएट किया है। तो कहते थे अच्छा। तो मुझे फिर एक नया नजरिया मिलता था कि कम से कम इसी बहाने इन तक जा तो रहा है ये गाना, दोबारा बन करके नई जनरेशन भी तो सुन रही है। बिल्कुल। तो ये भी है। देखिए, तो कबीरा वाली बात जी।
कबीरदास जी के गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। तो इसको रिक्रिएट किया नए साउंड के साथ, और जुबिन नौटियाल जो एकदम मॉडर्न सिंगर है, वेस्टर्न गाते हैं, तो उन्होंने गाया इसको, तो ये बहुत पसंद किया लोगों ने। पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। बानी बोलिए मन का पाखो, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए कबीरा, आप हूँ शीतल हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले यहाँ कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आपको, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो कबीरा, मैं रौंदूंगी तो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कब
बहुरी करेगा कब। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। आस्था तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे बंधु, कह गए दास कबीर। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानको। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानको। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा कबीरा, क्या लागे है मेरा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान कबीरा, पड़ी रहन दो म्यान। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिन, निर्मल करे सुहाए कबीरा, निर्मल करे सुहाए। सबकी बारातें आई में क्या आपने परिवर्तन किया, क्या लगता है जी? सबकी बारातें आई का पहले तो मूड ही चेंज किया हम लोगों ने। पहला जो गाना था वो एक विरह गीत था जी, जो उर्मिला मातोंडकर पे फिल्माया गया था, और वो सैड सॉन्ग था कि वो दुख में गाती हैं।
लेकिन इस बार हम लोगों ने, क्योंकि वो बन चुका था तो, और हमें रिक्रिएट करने के लिए कंपनी से आया था कि ये गाना करना है, तो हम लोगों ने इसको हैप्पी मूड में रखा। अच्छा। और शादी का गाना बनाया इस बार जी। और एक लड़की टीज कर रही है कि मतलब सबकी बाराती आई लड़के को कि तू कब आएगा लेकर के जी। और उसको हैप्पी मूड में पूरा नया लिरिक्स बनाया, नया म्यूजिक बनाया, और इतना ट्रेंड करेगा ये हमने नहीं सोचा था कि 184 मिलियन व्यूज़ होंगे उसके, और हर शादियों में बज रहा होगा, और उसकी इतनी रील्स बन बन के आएंगी। मतलब हर ऐसा मुझे लगता नहीं कि लास्ट ईयर और इस साल किसी भी शादी में ये गाना, मतलब ऐसी कोई शादी बची होगी जहाँ पे गाना नहीं बजा होगा। मुझे कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं, अरे ये गाना बज रहा है, अरे ये गाना बज रहा है तो लोगों ने पसंद किया उसको। पसंद किया जी। तो ये आपका समर्पण है काम के प्रति, और जाहिर है कि जीवन संगिनी का साथ है, तो सब मिलकर बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि आप संगीत की दुनिया में चलेंगे या फिर आप फिल्में ही बनाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखिए दोनों दुनिया चल रही हैं जी। संगीत की दुनिया में थोड़ा सेलेक्टिव हूँ। काम तो अभी भी कर ही रहे हैं, हर वीक कुछ ना कुछ रिलीज़ होता है। अभी रिसेंटली मेरे राम आए कर रिलीज़ हुआ, तुलसी कुमार ने उसको गाया है अभी 2-3-4 दिन पहले, वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो चल रहा है, संगीत की दुनिया चल रही है, और सेलेक्टिव हूँ, अच्छा काम देख रहा हूँ, अपने मर्जी का काम देख रहा हूँ। और फिल्म की तरफ काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ, काफ़ी फिल्में चल रही हैं, और मुझे मज़ा आता है कि अपनी कहानियों के लिए मैंने म्यूज़िक कंपोज कर रहा हूँ। अपनी जो आप एक घर बनाते हो, आप उसमें कैसे पेंट लगाओगे आप सोच सकते हो, किसी दूसरे के घर में क्या पेंट लगाना वो बताता है कि ऐसा कर दो, लेकिन आप खुद बना रहे हो तो आप सोच सकते हो नहीं मैं तो इसको वाइट ही करूँगा, मैं तो यहाँ करूँगा। तो वो एक दुनिया चालू हो गई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब किसी और का दखल नहीं रहता है। जी बिल्कुल, जब आप अपनी फिल्म बनाते हैं तो उसमें सब कुछ आपको आज़ादी रहती है, और आपके मन मुताबिक होता है सब कुछ। जी, आपके मन मुताबिक होता है, और आप जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं 100% कि हाँ यार मुझे मेरी लाइन में ऐसा कुछ चाहिए तो वो ऐसा कुछ हो जाता है। और मैं एक विशाल जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था एक अवार्ड शो में, तो उन्होंने कहा था कि मैं फिल्म डायरेक्शन में आया इसीलिए क्योंकि मुझे अपना म्यूजिक जिंदा रखना था। क्या बात है। तो मेरा भी फील सेम ही है जी जी। तो चलिए, हम भी यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि राज आशु जी जो चाहे वो करें, और बहुत कुछ बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विविध भारती के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सुनते रहिए, मैं ऐसा यूनिक शो जो है हमसे ऊपर वाले भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, ये हमेशा लोग सुनते ही रहेंगे। और इसमें जो भी आते हैं कलाकार, जिस तरीके से आप एक ऐसा लगता है कि हम आपके आजू बाजू बैठ के कोई हमारी को बात बता रहा है, तो ये भावना जो है ना किसी भी प्रोग्राम में नहीं आती जैसे विविध भारती में आती है। तो इसको हमेशा प्यार दिए, प्यार देते रहिए, और आपके पुश्त दर पुश्त ने इसको प्यार दिया और आगे भी देते रहेंगे, तो उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखिए। धन्यवाद। जो बच्चे आते हैं, संघर्ष करते हैं और बहुत ख्वाब देखते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मिसिंग अभी की जनरेशन में दिखती है, पेशेंस, धैर्य। अगर आप में टैलेंट है तो धैर्य रखिए, आपको जगह मिलेगी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा इस बात पे भी जाते जाते कि ये राजू श्रीवास्तव जी मुझसे मुलाकात हुई थी, और मैं एक स्टूडियो में गया था, मेरी रिकॉर्डिंग थी, उससे पहले उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो कुछ टाइम लग गया। तो उन्होंने बोला कंपोज़र आ गए, तो उन्होंने बोला बुला लो। तो मैं बैठ गया, तो बोले अच्छा आपका रिकॉर्डिंग है अभी? मैं हाँ मेरी रिकॉर्डिंग है। तो कौन सा गाना है, क्या कर, तो मुझसे बात करने लगे। तो मैंने बताया ऐसा कुछ गाना बना रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला आप लगे रहिए, क्योंकि मैं राजू श्रीवास्तव, मैं कभी नहीं जानता था कि मेरे करियर स्टार्ट होने के 20 साल बाद कोई लाफ्टर चैलेंज जैसा प्रोग्राम आएगा जिससे मैं स्टार बन जाऊँगा। तो आप अपनी मेहनत पूरी करते रहिए पेशेंसफुली, और उसको टाइम दीजिए। आप ये मत सोचिए, निराश मत होइए कि यार ये मेरा नहीं हुआ, वो मेरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जो होना होगा वो हो जाएगा। अपनी मेहनत अच्छे से करते रहिए। तो बस पेशेंस के साथ आप अपनी तैयारी करिए, और फेम की तरफ ये मत सोचिए कि मेरे को ये ग्लैमर मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। आप सोचिए, आप अपना काम करते जाइए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा सही टाइम पे। जी चलिए, ये बात तो है, लेकिन ये बताइए कि राज आशु जी, आप जहाँ के हैं, आप बराबर कह रहे हैं कि एक छोटे से शहर से हैं, शहडोल से, जी, और मुंबई में रह रहे हैं, तो क्या मिस करते हैं वहाँ का? मैं बहुत कुछ मिस करता हूँ बहुत कुछ मिस करता हूँ। जैसे आप छोटे शहरों में एक होता है कि मिलना जुलना लोगों का बहुत रेगुलर बेस पे होता है कि अरे यार संडे आ रहा, मिलते हैं ना अपन सब, मंडे अरे शाम को मिलते, वहाँ यहाँ आ जाना, 10 मिनट में तो पहुँच जाएगा, 5 मिनट में तो पहुँच जाएगा। दूरियां कम है। हाँ, ये दूरियां कम है। खाना पीना मिस करता हूँ मैं, और एक सिंप्लिसिटी भी मिस करता हूँ। वो सिंप्लिसिटी बड़ी अच्छी लगती है छोटे शहरों की, कि कितने सिंपल है इंसान, बिल्कुल सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, उनकी दुनिया में कुछ है भी नहीं और चाहिए भी नहीं उन्हें।
तो वो सब मिस करता हूँ। वैसे राज आशु जी, आप भी बहुत सिंपल हैं, बहुत सरल सहज और वैसे ही हैं। और हम भी यही कामना करते हैं कि बहुत ऊंचाइयां बहुत आपको मिले, लेकिन जो धरती पर पैर हैं आपके वो यहीं टिके रहें। बहुत बहुत आभार। ढेर सारी बधाई आपको एक बार फिर से, और तमाम श्रोताओं की ओर से आपको एक बार फिर से ढेर सारी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मेहमान, इस कार्यक्रम में आपने सुना गीतकार, संगीतकार और फिल्म निर्देशक राज आशु से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।